ये हमारा फंडामेंटल में से है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक में से कोरिलेशन थोड़ा सा यहाँ पढ़ लीजिए। ये बैकग्राउंड दे रखा है, किस तरह अच्छी तरह से दे रखा है कि क्या मतलब है, किस लिए हमने उसका स्टैट्स में क्यों इंटरेस्ट लेते हैं कोरिलेशन पढ़ने के लिए, किस तरह से एक डाटा इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, आपस में रिलेटेड होते हैं। पॉपुलेशन में भी बहुत सारे इस तरह के वेरिएबल हैं जो इस वजह से हमें ये कोरिलेशन पढ़ना पड़ा, तो ये काफ़ी अच्छे से दे रखा है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली क्या है। एग्जैक्टली क्या है कि एक जो वेरिएबल है दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है, एक की पोजीशन क्या है, क्या इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है, क्या उनका बिहेवियर है, इसको नोटिस करना ही, इसको पढ़ना ही कोरिलेशन है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कार्ल पियर्सन का 2 मेथड हैं जिसके अंदर हम स्कैटर डायग्राम, फर्स्ट मेथड इज़ ए स्कैटर, यहाँ पर इसने कम दे रखा है, जो हमारी बिजनेस स्टैट्स वाली बुक है उसमें ज़्यादा अच्छे से गिवन है। तो राइट ए नोट आ जाता है उन्हें स्कैटर डायग्राम में। तो स्कैटर डायग्राम का किस तरह से होता है, इस तरह से हम प्लॉट करते होते हैं डाटा को। प्लॉट करने के बाद हमारे पास जैसे ये वाला आ गया है, इस तरह से आ गया, तो ये हमारा अपोजिट हो गया, -r की वैल्यू है, ये वाला एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है, ये हमारा परफेक्ट कोरिलेशन है। तो इस तरह से स्कैटर डायग्राम के बारे में आप लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये बायस्ड रिजल्ट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कार्ल पियर्सन का, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की व्हाट आर द एजम्पशंस व्हाई इट इज़ यूज, ये सारा का सारा इसमें आ जाता है। तो कार्ल पियर्सन ने जो दिया है, ब्रिटिश बायोमेट्रिशियन थे जिन्होंने हमारे को 1967 और इसके बीच में ये लीनियर रिलेशनशिप मानते हुए हमें फार्मूला प्रोवाइड किया है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का। जो बेसिक फार्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। वैसे भी आपको पता है कोवेरिएंस का मतलब ये इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ये होता है, हम यूज़ करते होते हैं। और उस तरह से हमारे पास सिग्मा एक्स की क्या वैल्यू होती है स्क्वायर की, वेरिएंस की ये वाली होती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। सिमिलरली जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं तो भी हमारे पास ये है। तो ये सारा सब थोड़ा सा एक बार देख लेना। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है दैट इज़ लिमिट फॉर द कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। तो लिमिट -1 और 1 के बीच में है। तो ये जो हमारा बेसिक फार्मूला है उसमें हमने ऊपर ये वैल्यूज़ अभी देखी हैं। ठीक है। तो वहाँ से ये वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, और फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद हमारे पास समझो कि ये हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो यहाँ ai और bi और ये हो गया इज़ लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए हमारा। तो इसमें अब आप एक ही इनइक्वालिटी है ये याद करनी पड़ेगी, सिचुआर्ड इनइक्वालिटी है, जिसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास इस तरह से पेयर डाटा होता है तो वहाँ पर ये जब इनका मल्टीपल इकट्ठा मल्टीप्लाई करके उसका सम का स्क्वायर लेते हैं, वो इंडिविजुअल के सम के स्क्वायर से लेस देन होता है। ठीक है। तो ये वाली इनइक्वालिटी यूज़ करते हुए तो इसने ये बताया कि जब हम ये वाली सारी चीज़ यूज़ करेंगे ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यही सारी चीज़ हमने अभी मानी थी। तो ये हमारे पास सिचुआर्ड इनइक्वालिटी यूज़ करने की वजह से हमेशा स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 1 होता है। स्क्वायर्ड क्वांटिटी है तो हम मोड भी ले सकते हैं, और मोड लेते हैं तो इसका मतलब मोड इज जब हम इंडिविजुअल लेंगे मोड को हटाएंगे तो -1 और +1 इस तरह से हम लिखते हैं हमेशा। मोड का मतलब क्या है, जब स्क्वायर किया हुआ तो स्क्वायर का मतलब माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, तो इस वजह से इसने मोड ले लिया। तो मोड की वैल्यू अगर हम डिफ़ाइन करते इस तरह से हमें डिफ़ाइन करनी है, तो -1 और 1 के बीच में। तो इस तरह से हमारा क्या मतलब है इसका, तो ये आप कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज़ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। अब जब हमारे पास कहा है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास RXY है, वो हमारा RUV में चेंज हो गया और कहीं भी आपको H और K दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। बेसिक फार्मूले में इन प्लेस ऑफ दिस हम X और Y की जगह हम क्या चेंज कर लेंगे, UV। अब UV कैसे चेंज करते होते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो ये x - a चेंज ऑफ स्केल का मतलब हम डिवाइड कर दें। सिमिलरली जो दूसरी सीरीज़ है, दूसरी सीरीज़ में से हम b माइनस करते हैं और k से डिवाइड करते हैं। दिस इज़ द वे ऑफ डूइंग चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल हमने कर लिया। अब हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है जो उसमें हमने ये वैल्यू रखी कोवेरिएंस की, देख लीजिए ये रखी और कॉमन निकाल लिया आपने, और फिर यहाँ से हमारे पास केवल H और K आ गया, ऊपर नीचे से भी आया तो एक भी कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास रिजल्ट में RXY क्या आया, RUV। तो यहाँ XY है और यहाँ हमारा डायरेक्ट UV आ गया। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो ये वाली हमने इसमें करनी नहीं।
नेक्स्ट हमारे पास है वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। अनकोरिलेटेड का मतलब वेरिएंस की वैल्यू ऊपर यानी कि जीरो हो जाए तो हमारा आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको ले लेते हैं। कोवेरिएंस जीरो है तो आर हमारा कोवेरिएंस बाय स्टैंडर्ड एविएशन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। हैंस द टू इसका आर इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। पर ये कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। क्यों नहीं ट्रू? एक आप ये एग्जांपल ले लीजिए, एक्स तो एज इट इज़ ले लिए और जो वाई लेना है उसकी स्क्वेयर्ड क्वांटिटी ले लीजिए, ले लिया, और इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनके सम निकाल लीजिए। अब हमारे पास मीन निकाला तो जीरो आ गया। अब हमने कोवेरिएंस निकाला तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, जीरो आ रहा है, लेकिन यहाँ हमने क्या लिया है, एक्स का वाई जो हमने लिया है इसकी स्क्वेयर्ड क्वांटिटी है। यहाँ रिलेशन हमारे पास क्या आया है, यहाँ जो रिलेशन आया है वो आया है एक्स इज़ द स्क्वेयर ऑफ वाई। ये देखो, सॉरी, वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये हमारे सीरीज़ थी, देखो ये सीरीज़ है। पहली सीरीज़ -3 रखो इसमें, -3 तो 9 हो गया वाई की वैल्यू, ये देखो 9 होगी। 2 रखोगे इसमें तो 2 दूनी 4, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या 4 होगी। तो वैसे तो देखो रिलेशनशिप दिखा रहा है, बट यहाँ पर आर की वैल्यू जीरो है, तो आर की वैल्यू जीरो हो तो ज़रूरी नहीं कि हमारी जो सीरीज़ है वो अनकोरिलेटेड होगी। देखो इस केस में है, तो यहाँ पर अगर कोवेरिएंस जीरो है तो पक्की बात है कि अनकोरिलेटेड होगा। लेकिन यहाँ हमारे पास अगर आर की वैल्यू जीरो दिखा रहा है तो मे और मे नोट, कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। ये वेरी इंपॉर्टेंट, द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। क्यों, क्या कह रहा है, टू इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल हैं वो हमेशा आर की वैल्यू जीरो दिखाएंगे। लेकिन अगर आर की वैल्यू जीरो है तो ज़रूरी नहीं हमेशा कि हमारे जो इंडिपेंडेंट होंगे एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई आर अनकोरिलेटेड बट they carefully we find out x and y are not independent, they are dependent, they are connected with this relation. So this is also important theorem, ये आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है कि एजम्पशंस क्या थी। एजम्पशंस सबसे पहले तो यही थी कि दे आर इंडिपेंडेंट, दूसरा लीनियरली रिलेटेड थे, ठीक है। एक वेरिएबल इंक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ कर रहा है, क्या कर रहा है। और दूसरी बात है जो दोनों वेरिएबल हैं वो हमारे पास कार्ल पियर्सन देखता ही नहीं कि एक की हाइट है दूसरे का वेट है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकती हैं यूनिट, सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला है, द फोर्सेज सो ईच एंड एवरी सीरीज़ आर इंडिपेंडेंट आर नोट। जब हमारे पास सीरीज़ कई बार क्या है कि इंडिपेंडेंट नहीं भी होती तो भी हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं, बट दे शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो दीज आर द एजम्पशंस। बिजनेस स्टैट्स में काफ़ी अच्छी और प्लेन दे रखी हैं कोरिलेशन की, वहाँ से कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास जैसे अब ये सम दे दिया, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन दिस। अब आपको ये जब वो कह रहा है, नाम नहीं ले रहा, तो यू कैन यूज़ एनी मेथड, कोई भी मेथड लगा सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कार्ल पियर्सन का लगाए, रैंक रिलेशन भी लगा सकते हैं, जो आपको ईजीली जो वैल्यू है वो हमेशा सेम आएगी, आप कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए। वैसे इसमें कौन सा यूज़ किया हुआ है, सिंपल जो मीन में से डेविएट करके। नेक्स्ट ये वाला पेज नहीं करना, ये वाला पेज भी नहीं करना, 10.8 नहीं करना, 10.9 नहीं करना, और ये हमारा जो है 10.10 भी नहीं करना, 10.11 भी नहीं करना। उसके बाद 12 पेज जो है वो भी नहीं करना, 13 भी नहीं करना। ये सारा किसका बता रही हूँ मैं, ये आपको ये वाली मैथमेटिकल में से करा है। 14 और 15 नहीं करना, सीधा हमारे पास 17 है, और 17 में भी हमारे पास क्या है, 17 में कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर ए बाइवेरिएट डाटा। बाइवेरिएट का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कॉन्टीन्यूस है, जो हमने प्रैक्टिकल में किया है। ये जो हमने प्रैक्टिकल में किया है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है ये सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 10.22 पे जो है दैट इज़ राइट ए नोट ऑन प्रोबेबल एरर, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्रोबेबल एरर क्या है, यहाँ भी दे रखा है और उसमें भी हमने कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन जब हमारे पास एट्रीब्यूटिव डाटा होता है और कई बार वो कहता है कि रैंक गिवन होती है, तो हमारी मजबूरी है कि हमें रैंक कोरिलेशन ही यूज़ करना है। तो जो स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन है, इस पर हमने जो वीडियो बना रखी है आप उसको देख लेना कि इसमें क्या कह रखा है कि टू हमने सीरीज़ ली है एक्स एंड वाई। पहली वाली का मीन क्या है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं 1 से n तक, तो हमारे पास सम हमेशा देखो n/2 में ये वाला सम क्या हो जाएगा, इसका जो सम होता है n × n + 1/2।
ठीक है। और लेकिन यहाँ हमें मीन निकालना है, तो मीन कितना है, n होता है, n का है, तो ये कट के ये मीन आ गया, हो गया। तो इसी तरह से ये याद कर लो क्या है, वेरिएंस होता है m² माइनस में 1, आप रख के भी देख लेना। फिर हमारे पास di क्या होता है, रैंक का डिफरेंस होता है वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेंगे, xi माइनस है, इसके अंदर से x बार घटा देंगे और x बार जोड़ देंगे। x बार की जगह हम y भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर इक्वल। यहाँ पर से देख रहे हो आप, x बार और y बार की वैल्यू इक्वल है, लेकिन हमें ज़रूरत है y, तो इसलिए ले लिया। तो यहाँ हमारे पास di² है, तो ये a माइनस में b का स्क्वायर कर लिया, दिस स्क्वायर। अभी इसकी वैल्यू क्या है, इसके नीचे अगर हम n ले लें और इसके नीचे भी n ले लें, तो ये वेरिएंस होता है सिग्मा x² हो गया, सिग्मा y²। और ये अभी हमने की थी, ये कोवेरिएंस टर्म होती है, n निकालोगे तो ये सारी की सारी। अब यहाँ से एक ये ध्यान से देने वाली बात ये है कि जो हमारे कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है और सिग्मा x सिग्मा y किसके बराबर होता है, r। तो यहाँ से हम ये वाली वैल्यू यहाँ ले जाएंगे, तो ये इसने यहाँ पर वैल्यू, ये एक बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ r की जगह इसने रो यूज़ किया हुआ है, दिस इज़ इक्वल टू r। तो ये सारा का सारा निकाल के आप सारा कर दोगे वो। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसने r की जगह क्या ले लिया, रो ले लिया। तो इस तरह से ये सिंपल वाले का है। अगर रिपीटेड रैंक है तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, फैक्टर्स इन्वॉल्व करने हैं। कितनी बार फैक्टर्स लगाते होते हो आप, जितनी बार रिपीटेड है। अगर हमारे पास रैंक रिपीटेड है, तो रैंक रिपीटेड है तो उसके अंदर हमने क्या करना होता है, रैंक रिपीटेड है तो हमारे पास फैक्टर इन्वॉल्व कर लेते हैं। और फैक्टर हमारे पास क्या है, ये वाला m² माइनस 1/12, m², ये देखो m² माइनस में 1/12 m। जितनी बार भी हमारा रिपीटेड होता है उतनी बार हम ये फैक्टर यूज़ करते होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ लिमिट फॉर द रैंक कोरिलेशन। ये मैंने अलग से आपको करके बताई हुई है, इसकी वीडियो आप देखोगे रैंक और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की, मैं अभी आज भी डाल दूँगी। तो ये हमारा कंप्लीट पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है।